जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। मैथ्स वाले बाबा के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप कहीं से भूले भटके इस चैनल तक पहुँचे हैं तो यकीन मानिए कि मैथ्स सीखने की सबसे शानदार जगह पर आप पहुँच चुके हैं। अब आपको मैथ्स से बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। अब आपके सारे मैथ्स का चिंता, मैथ्स समझाने का टेंशन मैथ्स वाले बाबा का है। आपका बिल्कुल कोई भी टेंशन नहीं है। आपका बस यही काम है कि मैथ्स वाले बाबा जो आपको बोल रहे हैं आप उतना कीजिए। बस बाकी सारा काम मैथ्स वाले बाबा समझेंगे। तो बिना समय खराब किए हुए हम लोग 11th क्लास का सबसे पहला चैप्टर, जिसका नाम है समुच्चय, उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। और यह प्योर हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए है और बीच में अंग्रेजी की थोड़ी बूंदाबांदी होती रहेगी, जिससे कि थोड़ा बहुत इंग्लिश भी आपको पता होना चाहिए कि केवल चैप्टर का नाम अंग्रेजी में क्या कहते हैं और बीच बीच में कुछ हेडिंग है उसको भी हम अंग्रेजी में समझ लेंगे कि इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ताकि कोई इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा आपको मिले और पूछे कि सेट पढ़े हो, तो आपको पता चले कि नाम ही नहीं पता है कि समुच्चय को ही अंग्रेजी में सेट कहते हैं। इसलिए थोड़ा बहुत अंग्रेजी की बूंदाबांदी होती रहेगी, बाकी आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और समझ लीजिए कि समुच्चय जो चैप्टर है, सेट जो, यह चैप्टर केवल दूसरा चैप्टर संबंध एवं फलन ही नहीं, पूरे कैलकुलस में इसका उपयोग है और यह चैप्टर बहुत सारे चैप्टर का आधार भी है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपने समुच्चय को अच्छे से पढ़ लिया, अच्छे से समझ लिया, तो ये मान के चलिए कि आप एक बहुत अच्छा अपना बेस तैयार कर लिए, आधार तैयार कर लिए आने वाले चैप्टरों के लिए। बात समझ में आ गया? तो हम लोग शुरू करते हैं। समुच्चय क्या है और इसकी परिभाषा को समझते हैं। देखिए, आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है कि समुच्चय समुच्चय क्या है? वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। परिभाषा समझ में आया क्या? नहीं आया? वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। आप एक काम कीजिए, परिभाषा नहीं समझ में आया, इसको आप केवल अपने कॉपी पे लिख लीजिए। जितना चीज आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है उसको आपको कॉपी पे लिखते रहना है और फिर चीजें कैसे समझानी है वो काम मैथ्स वाले बाबा का है। देखिए, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। आप कहेंगे सर कुछ नहीं समझ में आया। बिल्कुल ठीक बात है, आपको समझ में नहीं आया होगा। अब एक टर्म यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सुपरिभाषित संग्रह। सुपरिभाषित संग्रह का क्या मतलब होता है? आप देखिए, सुपरिभाषित संग्रह का मतलब होता है ऐसा संग्रह जो व्यक्ति से व्यक्ति ना बदले या जो निश्चित हो, या जो निश्चित हो। ये सब चीजें आप कॉपी पे लिखते रहिए, ठीक है? तो आप अभी क्या पढ़ें कि समुच्चय क्या है? तो वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं, ठीक है? ये परिभाषा आपने लिख ली। आपको परिभाषा समझ में नहीं आया, मुझे पता है नहीं आया। सुपरिभाषित संग्रह क्या होता है? एक इसमें यहाँ पे टर्म आया है ना, सुपरिभाषित संग्रह। तो सुपरिभाषित संग्रह का मतलब क्या होता है? ऐसा संग्रह जो व्यक्ति से व्यक्ति ना बदले या जो निश्चित हो, ठीक है? इतना कॉपी में आप नोट कर लीजिए। अभी भी आपको परिभाषा समझ में नहीं आया होगा कि समुच्चय क्या है, बस इतना चीज आप कॉपी में लिख लीजिए और फिर देखिए कि अब उदाहरण के तौर पे हम समझेंगे कि समुच्चय होता क्या है, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है? देखिए, यहाँ पे उदाहरण क्या है कि भारतीय टीम के टॉप 5 क्रिकेटर्स, भारतीय टीम के टॉप 5 क्रिकेटर्स का नाम आपको बताना है, ठीक है? तो मान लीजिए एक क्लास में विद्यार्थी हैं, उसमें से एक विद्यार्थी है सोनू, एक है मोनू और एक लड़की है ऋचा और एक है शिखा, ठीक है? सोनू से पूछा गया कि भाई 5 टॉप क्रिकेटर का नाम बताओ। सोनू ने बताया रोहित, धोनी, कोहली, हार्दिक, जडेजा, ठीक है? मोनू ने बताया सचिन, सहवाग, रैना, गंभीर, जहीर खान। ऋचा क्या बताई? ऋचा बताई युवराज, कोहली,
रोहित, गंभीर, राहुल। और शिखा क्या बताई? कुंबले, हरभजन सिंह, कोहली, बुमराह, सिराज। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सोनू ने कुछ और नाम बताया, मोनू ने कुछ और नाम बताया, ऋचा ने कुछ और नाम बताई, शिखा ने कुछ और नाम बताई। सबका नाम अलग अलग है, अलग अलग है ना। इसका मतलब सोनू एक व्यक्ति हैं जो अलग बता रहे हैं, मोनू एक व्यक्ति हैं जो अलग बता रहे हैं, ऋचा एक लड़की हैं जो अलग बता रही हैं, शिखा एक लड़की हैं जो अलग बता रही हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि यह व्यक्ति से व्यक्ति बदल जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? यह निश्चित नहीं है। ठीक है, यह निश्चित नहीं है। तो यह निश्चित नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि यह समुच्चय नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? यह समुच्चय नहीं है। अब आपको थोड़ी सी बात समझ में आई होगी इस एग्जाम्पल को समझने के बाद। अब आप परिभाषा को समझेंगे तब आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आए। परिभाषा क्या है कि समुच्चय क्या है? तो वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। ठीक है, सुपरिभाषित संग्रह का मतलब क्या होता है? ऐसा संग्रह जो व्यक्ति से व्यक्ति ना बदले या निश्चित हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नीचे एक उदाहरण दिया हुआ था। यह व्यक्ति से व्यक्ति बदल जा रहा है ना। सोनू कुछ और बता रहे हैं, मोनू कुछ और बता रहे हैं, ऋचा कुछ और बता रही हैं और शिखा कुछ और बता रही हैं, है ना। तो यह व्यक्ति से व्यक्ति बदल जा रहा है। इसका मतलब यह है कि यह समुच्चय नहीं है, क्योंकि यह निश्चित नहीं है, व्यक्ति से व्यक्ति बदल जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे और एग्जाम्पल लेंगे और बेहतर तरीके से समझेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, एक उदाहरण है कि 10 से छोटी विषम प्राकृत संख्या। तो 10 से छोटी विषम प्राकृत संख्या, पहले तो प्राकृत संख्या देखिए, 10 से छोटी प्राकृत संख्या कौन कौन सी होती है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये 10 से छोटी प्राकृत संख्या है। और यहाँ पे क्या दिया है? 10 से छोटी विषम प्राकृत संख्या। तो विषम संख्या इसमें कौन कौन सी है? 1 है, और कौन सा है भाई? 3 है, और कौन सा है? 5 है, और कौन सा है? 7 है, और कौन सा है? 9 है। 1, 3, 5, 7, 9 क्या है? विषम संख्या है। कौन कौन सा हो गया? 1, 3, 5, 7, 9। ठीक है, अब देखिए प्रश्न क्या था कि 10 से छोटी विषम प्राकृत संख्या, तो ये 1, 3, 5, 7, 9 हमारा क्या आया? आंसर आया, यही आया ना जी। अब देखिए, अब सोनू से भी पूछा जाएगा तो सोनू भी यही बताएंगे, मोनू से भी पूछा जाएगा तो मोनू भी यही बताएंगी, ऋचा से भी पूछा जाएगा तो ऋचा भी यही बताएंगी, और शिखा से पूछा जाएगा तो शिखा भी यही बताएगी। इसका मतलब क्या है कि यह व्यक्ति से व्यक्ति नहीं बदल रहा है, व्यक्ति से व्यक्ति नहीं बदल रहा है। आज भी किसी व्यक्ति से आप पूछेंगे तो 10 से छोटी विषम प्राकृत संख्या 1, 3, 5, 7, 9 ही बताएगा। और आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले भी 1, 3, 5, 7, 9 ही रहा होगा। और आज से आने वाले समय में जब आपके बाल बच्चे, शादी ब्याह हो जाएगा, आपके बाल बच्चे जब पढ़ेंगे तो भी 10 से छोटी विषम प्राकृत संख्या 1, 3, 5, 7, 9 ही रहेगा। बात समझ गए? इसका मतलब क्या यह व्यक्ति से व्यक्ति बदल रहा है? नहीं बदल रहा है। यह निश्चित है? बिल्कुल निश्चित है। इसलिए क्या है? यह समुच्चय है। अब आपको परिभाषा समझ में आ रहा होगा जो आपने कॉपी पे लिखा था कि वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। और सुपरिभाषित संग्रह का मतलब क्या होता है? ऐसा संग्रह जो व्यक्ति से व्यक्ति ना बदले या जो बिल्कुल निश्चित हो। अब आप, मुझे पूरा भरोसा है कि आप समझ गए होंगे समुच्चय किसको कहते हैं और समुच्चय कौन होगा और कौन नहीं होगा। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया तो बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है, हम आगे और भी एग्जाम्पल लेंगे। और जब आपका प्रश्नावली 1.1 करेंगे तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसमें आपको बताना है कि समुच्चय है कि समुच्चय नहीं है। इससे आपका और क्लियर कट हो जाएगा, आपको पहचानने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आपको मैथ्स समझाने और सिखाने की जिम्मेवारी मैथ्स वाले बाबा की है। और ऐसे तरीके से पढ़ाऊंगा कि फिल्म की तरीके दिमाग में उतार दूंगा, आप भूल ही नहीं पाएंगे। जिस तरह से फिल्म देखते हैं ना, मूवी देखते हैं, एक बार देख लिए और उसके बाद जिंदगी भर कोई उस फिल्म की कहानी पूछेगा आप तुरंत बता देंगे, क्योंकि उसको इतने अच्छे तरीके से बनाया ही जाता है कि दिमाग में सेट हो जाता है।
उसी तरह इस लेक्चर को इतने बढ़िया तरीके से समझाऊंगा मैं कि आपको फिल्म के तरीके दिमाग में सेट हो जाए। ठीक है, अब देखिए कि अब आप समुच्चय की परिभाषा समझ गए। वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। सुपरिभाषित संग्रह का मतलब समझ गए। यह उदाहरण देख लिया कि यह व्यक्ति से व्यक्ति बदल रहा है, इसलिए समुच्चय नहीं है। और यह उदाहरण देख लिया कि यह व्यक्ति से व्यक्ति नहीं बदल रहा है, चाहे हम हो चाहे कोई भी हो, 1 3 5 7 9 ही रहेगा, यह समुच्चय है। ठीक है, अब देखिए अगला उदाहरण क्या है। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, ठीक है। तो अंग्रेजी वर्णमाला में कौन कौन सा स्वर होता है जी? अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर होता है ए, ई, आई, ओ, यू। आपने पढ़ा होगा ना बचपन में, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी में, कि यह स्वर है। वॉवेल कहते हैं जिसको अंग्रेजी में, और हिंदी में कहते हैं स्वर। तो अंग्रेजी वर्णमाला में कौन कौन सा स्वर है? ए, ई, आई, ओ, यू है। ए, ई, आई, ओ, यू है। यह निश्चित है क्या? बिल्कुल निश्चित है। यह भी निश्चित है। यह भी निश्चित है। इसका मतलब क्या हुआ? यह समुच्चय हुआ कि नहीं? बताइए जी, यह समुच्चय हुआ कि नहीं? यह निश्चित है, इसका मतलब यह समुच्चय है। यह समुच्चय है। बात समझ गए ना? ये भी व्यक्ति से व्यक्ति नहीं बदल रहा है। हर एक व्यक्ति के लिए वही है। 10 वर्ष, 20 वर्ष, 50 वर्ष पहले भी वही रहा होगा, और आज भी वही है, और 10 20 50 100 साल बाद भी ए, ई, आई, ओ, यू ही रहेगा। ठीक है, तो यह भी बिल्कुल निश्चित है। तो यह क्या है? समुच्चय है। बात समझ गए? इतना बात आपको समझ में आया कि नहीं? बिल्कुल आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए हम जिस भी लेक्चर को पढ़ाएंगे उसमें जितनी भी चीजें होगी उसको 2 से 3 बार रिवीजन भी करा देंगे। आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं क्या है। समुच्चय और उसका निरूपण। ठीक है, अब तो आप समझ गए कि कौन सा समुच्चय है और कौन सा समुच्चय नहीं है। आप बता देंगे। कैसे बता देंगे? आप देख लेंगे कि भाई यह व्यक्ति से व्यक्ति बदल जा रहा है तो यह समुच्चय नहीं है, और जो व्यक्ति से व्यक्ति नहीं बदलेगा वह समुच्चय होगा। ठीक है, अब देखिए समुच्चय और उसका निरूपण, इसको अंग्रेजी में कहते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। क्या कहते हैं? रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब यह हुआ कि समुच्चय को कैसे निरूपित कैसे करते हैं। मतलब समुच्चय को निरूपित कैसे करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ना, 10 से छोटी विषम प्राकृत संख्या। हम लोग पहला एग्जाम्पल यही किए थे ना, 10 से छोटी विषम प्राकृत संख्या। तो 10 से छोटी विषम प्राकृत संख्या कौन कौन सी थी? 1 3 5 7 9 थी। तो देखिए किसी भी चीज को लिखने का एक तरीका होता है, उसको निरूपित करने का एक तरीका होता है। ठीक है, उसको किसी भी चीज को हम ढंग से लिखते हैं तो उसको ढंग से निरूपित करते हैं। ठीक है, उसी को हम समझेंगे कि कैसे समुच्चय को निरूपित करते हैं। तो समुच्चय को निरूपित करने का तरीका यह है कि हमने 1 3 5 7 जो हमारा ये उत्तर आया है, इसको हम क्या करेंगे? मझिला कोष्ठक के अंदर लिखेंगे। मझिला कोष्ठक के अंदर लिखेंगे और कॉमा से अलग करते हैं। और कॉमा से अलग करते हैं, पहला पॉइंट है, लिख लीजिए। कॉमा से अलग करते हैं, मझिला कोष्ठक के अंदर लिखते हैं और कॉमा से अलग करते हैं। ठीक है, और मझिला कोष्ठक के अंदर जो कुछ भी लिखा होता है उसको अवयव बोलते हैं। जैसे ये मझिला कोष्ठक के अंदर लिखा है ना, इसको क्या बोलेंगे? 1 3 5 7 हमारा क्या है? कोई पूछ दे क्या है तो अवयव है। अवयव क्या है? अवयव है। बात समझ गए ना? 1 3 5 7 9 क्या है मेरा? अवयव है। बात समझ में आ गया? तो समुच्चय को कैसे निरूपित करते हैं? मझिला कोष्ठक के अंदर लिखते हैं और कॉमा से अलग करते हैं, और समुच्चय के बाहर, जैसे ये निरूपण के लिए जो नाम दिए हुए हैं ना, ए बी सी डी, ये हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से लिखते हैं। इसको लिख लीजिएगा। ये ए है ना, यहाँ पे जरूरी नहीं है ए ही लिखे, हम ए भी, बी सी डी कुछ भी लिख सकते हैं, और जो कुछ भी लिखेंगे उसको अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से लिखेंगे। इतना बात आपको समझ में आ गया? तो समुच्चय को कैसे निरूपित करते हैं ये चीज आप समझ में आ गया होगा। जैसे देखिए दूसरा एग्जाम्पल था अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर। इसको कैसे निरूपित करेंगे? इसका कुछ नाम रख दीजिए। ए रख दीजिए, बी रख दीजिए। चलिए इसका नाम हम बी ले लेते हैं, और अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से लिखेंगे बी। बी इस तरह बराबर लगा देंगे, और मझिला कोष्ठक के अंदर क्या लिखेंगे? ए, ई, आई, ओ, यू। इस तरह महिला कोष्ठक बन हो गया समुच्चय का निरूपण। बात समझ गए ना? कैसे निरूपित करते हैं? मझिला कोष्ठक के अंदर करते हैं, और मझिला कोष्ठक के अंदर जो कुछ भी लिखते हैं उसको कॉमा से अलग करते हैं, और मझिला कोष्ठक के अंदर जो कुछ भी लिखा रहता है उसको हम क्या बोलते हैं?
अवयव बोलते हैं, अवयव बोलते हैं, समझ गए ना, अवयव बोलते हैं। और ये जो है समुच्चय का निरूपण, इसको कहते हैं समुच्चय का निरूपण। और निरूपण हम किस तरह करते हैं, हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से करते हैं। यहाँ पे छोटा अक्षर हम अंग्रेजी वर्णमाला का नहीं लिखेंगे। इतना बात समझ में आ गया। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं क्या है। किसी भी समुच्चय को निरूपित करने की दो विधि है, एक है रोस्टर या सारणीबद्ध रूप और एक है समुच्चय निर्माण रूप। अभी आप कहेंगे कि सर आपने तो पहले बताया है कि इस तरह निरूपित करते हैं कि महिला कोष्ठक के अंदर लिखते हैं और महिला कोष्ठक को अंदर जो कुछ भी लिखते हैं उसको अवयव बोलते हैं और महिला कोष्ठक के अंदर लिखी हुई चीज को कॉमा से अलग करते हैं। अब आप नीचे कह रहे हैं किसी भी समुच्चय को निरूपित करने की दो विधि है, तो बिल्कुल 2 मिनट मेरी बात और ध्यान से सुन लीजिए। जो ऊपर लिखा गया है उसी को हम नीचे लिख रहे हैं, नीचे कुछ अलग नहीं लिख रहे हैं। जैसे देखिए 10 से छोटी विषम प्राकृत संख्या, तो 10 से छोटी विषम प्राकृत संख्या कौन कौन सी होगी, 1 3 5 7 9 होगी। इसको कैसे लिखेंगे, महिला कोष्ठक के अंदर लिखेंगे और कॉमा से अलग कर देंगे और इधर जो कुछ भी लिखा रहेगा वो अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर यानी कैपिटल लेटर से लिखा रहेगा। और इसके अंदर जो कुछ भी लिखा रहता है उसको क्या बोलते हैं, अवयव बोलते हैं। 2 बार हम 3 बार ये बात बता दिए, आपके दिमाग में बिल्कुल फिट हो गया होगा, अवयव बोलते हैं। ठीक है, अब एक चीज देखिए कि इसको लिखने का दो तरीका है। एक हम कैसे लिख रहे हैं, एक तो हम इस तरह लिख रहे हैं 10 से छोटी विषम प्राकृत संख्या प्रश्न के रूप में लिख रहे हैं, और एक क्या है, एक 1 3 5 7 9 करके उत्तर के रूप में लिख दे रहे हैं। समझ में आ गया ना। एक ये वाक्य के रूप में लिखा हुआ है और इसको अंक के रूप में इस तरह हम लिख दिए हैं। ये क्या हुआ, एक सेंटेंस हो गया ना, और उसका आंसर ये हो गया, ये क्वेश्चन हो गया एक तरीके से समझ लीजिए, और ये उसका आंसर हो गया। बात समझ गए। तो इस तरह से जो भी लिखा हुआ है 1 3 5 7 9 अलग अलग करके लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं हम रोस्टर या सारणीबद्ध रूप। ठीक है, रोस्टर या सारणीबद्ध रूप। सारणी मतलब समझते हैं ना, टेबल, जो बचपन में सारणी बोला जाता है, इसको हम रोस्टर या सारणीबद्ध रूप बोलते हैं। ठीक है, और ये जो है ये इसको बोलते हैं, प्रश्न के तौर पे जो लिखा हुआ है इसको बोलते हैं समुच्चय निर्माण रूप। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, समुच्चय निर्माण रूप बोलते हैं। इतना बात समझ में आ गया। तो किसी भी समुच्चय को निरूपित करने की दो रूप है, एक तो रोस्टर या सारणीबद्ध और एक समुच्चय निर्माण रूप। रोस्टर या सारणीबद्ध को अंग्रेजी में रोस्टर और टेबुलर फॉर्म कहते हैं, सारणी समुच्चय निर्माण रूप को सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, अब आप उदाहरण के लिए पहला एग्जाम्पल जो था उसी को देखिए, 10 से छोटी विषम प्राकृत संख्या, ये कौन सा रूप हुआ, ये हो गया समुच्चय निर्माण रूप। और इसको जब हम सारणी के रूप में लिख दिए, मतलब अंक अलग अलग करके लिख दिए, तो ये कौन सा हो गया, रोस्टर या सारणीबद्ध रूप हो। बात समझ में आ गया। अब देखिए समुच्चय निर्माण रूप को भी लिखने का एक थोड़ा सा तरीका हम समझ लेते हैं, किस तरह लिखते हैं। 10 से कम विषम प्राकृत संख्या तो था ही, उसको हम कैसे लिखेंगे, इस तरह लिखेंगे, महिला कोष्ठक के अंदर लिखेंगे और महिला कोष्ठक के अंदर लिखेंगे, और रोस्टर रूप जब महिला कोष्ठक के अंदर लिख रहे हैं तो अंक में लिख रहे हैं, देख रहे हैं ना। उसी तरह इसको क्या लिख देंगे, प्रश्न के रूप में लिख देंगे। किस तरह, इसको तो आपको पता है कि इसको क्या बोलते हैं, समुच्चय का निरूपण बोलते हैं। तो निरूपण हमेशा कैपिटल लेटर में होता है, कैपिटल लेटर में। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर में। और कोष्ठक के अंदर देखिए एक्स और ये जो दो बिंदु है इसको बोलते हैं कोलन चिन्ह, कोलन चिन्ह बोलते हैं, एक्स कोलन एक्स। मतलब क्या हुआ कि ए सेट में, ये सेट है, ए समुच्चय में, ए सेट में, ये पूरा क्या है, सेट है। ए सेट में कुछ एक्स अवयव हैं, ए सेट में कुछ एक्स अवयव हैं और उनकी कुछ गुण है, उनका कुछ परिभाषा है। मतलब एक्स सेट में कुछ, ए सेट में कुछ एक्स अवयव हैं, उनकी क्या गुण है, क्या परिभाषा है, इसी को समुच्चय निर्माण रूप दर्शाता है। जैसे देखिए ए सेट है, ए सेट में एक्स अवयव हैं और इस एक्स अवयव का कुछ गुण है। क्या गुण है कि 10 से कम विषम प्राकृत संख्या है। ए सेट में एक्स कुछ अवयव हैं और उनका कुछ गुण है। क्या गुण है कि 10 से कम विषम प्राकृत संख्या है। बात समझ में आ गया। इस रूप को हम कौन सा रूप कहते हैं, इस रूप को हम कहते हैं समुच्चय निर्माण रूप। बात समझ गए, कौन सा रूप कहते हैं, समुच्चय निर्माण रूप। और इसी को, इसके गुण या परिभाषा को जब हम इस रूप में लिख देते हैं अलग अलग करके,
तो 1 3 5 7 9 को हम कॉमा लगा के मझिला कोष्ठक के अंदर लिख देंगे, तो ये कौन सा रूप हो जाएगा, रोस्टर या सारणीबद्ध रूप हो जाएगा। अब आपको दोनों रूप समझ में आ गया होगा कि कौन सा रोस्टर या सारणीबद्ध रूप है और कौन सा समुच्चय निर्माण रूप है। आप जब प्रश्नावली 1.1 करेंगे तो उसमें बहुत सारे प्रश्न आपको मिलेंगे, जो सारणीबद्ध हैं उसको समुच्चय निर्माण में लिखना है और जो समुच्चय निर्माण है उसको सारणीबद्ध में लिखना है, तब जाके आपका और क्लियर हो जाएगा। बात समझ में आ गया। तो जो गुण या परिभाषा के रूप में लिखा रहता है उसको हम समुच्चय निर्माण रूप कहते हैं। जैसे देखिए ये क्या है, ये सेट है, उसमें x कुछ अवयव हैं और उनकी कुछ गुण है, कुछ परिभाषा है। क्या गुण है, क्या परिभाषा है कि 10 से कम विषम प्राकृत संख्या है। ठीक है, इस रूप को समुच्चय निर्माण रूप कहते हैं। और इसको जब इस तरह हम अलग अलग करके लिख देते हैं इस तरह, तो यह कौन सा रूप हो जाता है, यह सारणीबद्ध रूप हो जाता है। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए इसे, देखिए ये क्या है, बी एक सेट है, बी एक सेट है, बी सेट में एक्स कुछ अवयव हैं, उनका कुछ गुण है, कुछ परिभाषा है। क्या गुण है, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं। तो इसी को, ये कौन सा रूप हुआ, ये हो गया मेरा समुच्चय निर्माण रूप। और इसको जब हम इस तरीके से लिख देंगे, ए ई आई ओ यू, ये कौन सा रूप हो गया, ये हो गया रोस्टर, ये हो गया रोस्टर फॉर्म। ठीक है, ये कौन सा रूप हो गया जी, ये हो गया हमारा रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। बात समझ में आ गया, समझ गए ना कि रोस्टर या सारणीबद्ध रूप क्या है और समुच्चय निर्माण रूप क्या है। ठीक है, अच्छा देखिए एक चीज और है कि नोट, ये नोट कर लीजिएगा कि समुच्चय के अवयवों को हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। मतलब ये जो अवयव है ना, इसको मझिला कोष्ठक के अंदर कुछ भी हम लिखेंगे, अंक लिखेंगे तो अंक में तो छोटा बड़ा नहीं होता है, लेकिन हम ABCD का कोई भी अक्षर लिखेंगे तो अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर से लिखेंगे। जैसे AEIOU हम छोटा लिखे हैं, छोटा लिखे हैं ना, उसी तरह आपको भी लिखना है। और क्रम का महत्व तो नहीं होता है। जैसे AEIOU लिखा है, हम चाहें तो इसको EAIOU ये भी लिख सकते हैं, ये भी मेरा क्या है, सही है। मतलब क्रम का महत्व तो नहीं होता है। ठीक है, उलट पलट के आगे पीछे करके कुछ भी लिख देंगे तो भी सत्य माना जाएगा, क्रम का महत्व तो नहीं होगा। और अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से हमेशा समुच्चय को निरूपित करते हैं। बाहर जो भी लिखेंगे वो अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से लिखेंगे। देख रहे हैं ना, ये सब यहाँ भी अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से लिखा हूँ। और बाहर जो भी निरूपित करेंगे अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से करेंगे। ये नोट आप लिख लीजिएगा। अच्छा एक और है कि समुच्चय निर्माण, नोट कर लीजिए, समुच्चय को रोस्टर या सारणीबद्ध रूप में लिखते समय किसी भी अवयव को दोबारा नहीं लिखते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, एक एग्जाम्पल के तौर पे हम समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरा एक बी सेट है, बी में एक्स कुछ अवयव हैं, उनका कुछ गुण है। क्या है, एक स्कूल शब्द का अक्षर है, एक स्कूल शब्द का अक्षर है। ये कौन सा रूप हो गया, ये हमारा हो गया समुच्चय निर्माण रूप। और इसको जब हम सारणीबद्ध रूप में लिखेंगे, SCHOL, ठीक है, इस तरह लिखेंगे। आप देखिए यहाँ मैं बड़ा अक्षर इसलिए लिख दिया हूँ कि आप अपनी पाठ्य पुस्तक में देखेंगे तो वो भी बड़ा अक्षर ही लिखे हैं। तो जब प्रश्न में दिया रहेगा पहले से बड़ा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला का, तो हम बड़ा ही लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए अब इसमें क्या किए हैं, ऊपर जो नोट लिखे हैं उसी का बात समझिए। यहाँ लिखा है कि समुच्चय को रोस्टर या सारणीबद्ध रूप में लिखते समय किसी भी अवयव को दोबारा नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए SCHOOL था ना, तो हम SCH 2 O था तो एक O लिखे हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अवयवों को हम दोबारा नहीं लिखते हैं। जो भी चीज 2 बार दिया होगा, 2 बार दिया होगा, उसको हम एक ही बार लिखें। बात समझ में आ गया। अभी तक आप समझ गए कि समुच्चय निर्माण रूप क्या होता है और रोस्टर या सारणीबद्ध रूप क्या होता है। सारणीबद्ध लिखते समय क्रम का महत्व नहीं होता है और सारणीबद्ध में किसी भी अवयव को दोबारा हम नहीं लिखते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। बात समझ गए, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक कॉन्सेप्ट और है, उसको भी सीख लेते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का मतलब क्या होता है कि बिलोंग्स टू का मतलब होता है कि यह इससे संबंध रखता है कि नहीं। जैसे मैं, जैसे आप हैं तो आप अपने पिताजी से संबंध रखते हैं, पिता पुत्र का या पुत्री पिता का संबंध रखते हैं। तो मैं अपने पिताजी से पिता पुत्र का संबंध रखता हूँ, उसी तरह उसी को बिलोंग टू कहते हैं। ठीक है, ये देखिए
इसको हिंदी में क्या कहते हैं, यूनानी प्रतीक कहते हैं मैथ की भाषा में, ठीक है। और ये जो चिन्ह बना हुआ है ये यूनानी प्रतीक का चिन्ह बना हुआ है, ये जो चिन्ह है यूनानी प्रतीक का। ये बहुत ही आसान है, इस टाइप का एक प्रश्न भी है प्रश्नावली 1.1 में, जैसे देख लीजिए ए सेट दिया हुआ है, किस रूप में है, ये सारणीबद्ध रूप में है। तो ए सेट में क्या एक है, क्या एक है ना, तो इसको पढ़ेंगे वन बिलोंग्स टू ए है। और देखिए दो है क्या, ये सेट में नहीं है, तो दो डज नॉट बिलोंग्स टू ए, दो दो में शामिल नहीं है, इसलिए इस तरह लगा के काट देंगे। अब समझ गए होंगे, जो बिलोंग्स टू होगा उसको इस तरह का बिलोंग्स टू चिन्ह लगा के लिख देंगे, और जो नहीं होगा उसको हम काट देंगे। 5 है क्या, तो है, तो इस तरह लिख दिए 5 बिलोंग्स टू ए। 6 है क्या, नहीं है, तो 6 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, हम आपको समझाने के लिए लिखे हैं। 7 देखिए 7 है, हाँ तो 7 बिलोंग्स टू ए। 8 देखिए 8 है, नहीं, 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। 9 देखिए 9 है, हाँ है, 9 बिलोंग्स टू ए। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए ऊपर से एक बार और रिवीजन कर लेते हैं जल्दी जल्दी, आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, देखिए। ठीक है, समुच्चय क्या है, तो समुच्चय वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। सुपरिभाषित संग्रह क्या है, ऐसा संग्रह जो व्यक्ति से व्यक्ति ना बदले या जो निश्चित हो। ठीक है, ये उदाहरण के तौर पे हम समझ गए हैं कि सबका अलग अलग उत्तर आ रहा था, इसलिए यह समुच्चय नहीं है। ये 10 से छोटी विषम प्राकृत संख्या हम समझ लिए कि ये सबके लिए एक ही आंसर आएगा, इसलिए समुच्चय है। अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है, ये भी समुच्चय है क्योंकि सबके लिए एक ही आएगा, यह भी निश्चित है। समुच्चय और उसका निरूपण समझ लिए कि हम मझला कोष्ठक के अंदर लिखते हैं, और मझला कोष्ठक के अंदर जो कुछ भी लिखते हैं उसको अवयव कहते हैं, और उसको कॉमा से अलग करते हैं। इतना बात हमको समझ में आ गया होगा, ये सब नोट आप कर लिए होंगे। ये भी एक एग्जाम्पल समझ में आ गया। किसी भी समुच्चय को निरूपित करने की दो विधि है, रोस्टर या सारणीबद्ध समुच्चय निर्माण। जब ये गुण या परिभाषा बता रहा होगा तो हम समझ लेंगे कि यह समुच्चय निर्माण में है, और इस तरह से जब अलग अलग करके लिख देंगे तो यह क्या हो जाएगा, रोस्टर या सारणीबद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो ये उदाहरण आप समझ गए हैं समुच्चय निर्माण रूप में। अच्छा, कोई पूछ दे कि समुच्चय निर्माण रूप क्या बताती है, तो आपको बताना है कि समुच्चय की परिभाषा या गुण बताती है। कोई पूछ दे कि समुच्चय निर्माण रूप क्या बताती है, तो समुच्चय की परिभाषा या गुण बताती है, आप कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है, ये भी आप उदाहरण समझ गए। ये समुच्चय निर्माण रूप है, ये समुच्चय निर्माण रूप है, और ये आपका सारणीबद्ध रूप है। यहाँ पे हमेशा अवयवों को छोटे अक्षर से, अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर से प्रदर्शित करते हैं, क्रम का महत्व नहीं होता है, बात समझ गए। और अवयवों को कभी हम दोबारा नहीं लिखते हैं, ये आप इस उदाहरण से समझ गए होंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू आपने समझ लिया, बिल्कुल समझ लिया। जो इससे संबंध रखता है उसको कॉन्सेप्ट ए बिलोंग्स टू ए, और जो संबंध नहीं रखता है उसको हम क्या करेंगे, काट देंगे। इतनी बातें आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब देखिए मैथ्स वाले बाबा के चैनल को आप क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और मेरा पढ़ाने का तरीका क्या रहेगा कि हम छोटे छोटे वीडियोज में पढ़ाएंगे, ताकि आपको पढ़ने में भी आसानी रहेगा, और बाद में रिवीजन भी करना हो तो आसानी रहेगा कि कौन सा लेक्चर में दिक्कत हुआ है, सीधे आप वहीं गए, 10-15 मिनट का लेक्चर होगा, आप देख के समझ लेंगे। बड़ा लेक्चर का मतलब क्या होता है कि एक तो देखने में भी बोरियत महसूस होती है, और बीच में कोई कॉन्सेप्ट नहीं आया तो फिर लेक्चर को भगा भगा के खोजना पड़ता है। ठीक है, तो आप मैथ्स वाले बाबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और क्या कीजिए भाई, शेयर कीजिए। ठीक है, आज का समाचार यहीं समाप्त हुआ, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।